हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास आगे बढ़ते हुए ये फोर्थ लेक्चर है। ऑलरेडी हम फिफ्थ लेक्चर है। ऑलरेडी हम 4 वीक हम न्यूज़पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी जितने भी हमने वीकली पूरे न्यूज़पेपर बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपकी कोई न्यूज़ छूटे ना। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके अपना प्रीवियस चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बढ़ते हैं 24 से 30 अक्टूबर। आज ज़्यादा न्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में थी दिवाली। अब दिवाली में क्या है, न्यूज़पेपर भी नहीं आया और ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आई है, तो ज़्यादा आज न्यूज़ है नहीं आज, इसलिए थोड़ा छोटा लेक्चर है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने इसमें सारी कवर करी है, तो आप इसको देखिएगा। शी जिनपिंग बिगेन थर्ड टाइम। अब भैया चाइना के दोबारा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ही बन गए, तीसरी बार बन गए लगातार। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतनी एज के बाद रिटायर हो जाएगा, या केवल जैसे अमेरिका में है ना कि केवल लगातार 2 साल ही बन सकता है, जैसे ओबामा जी को रिटायर होना ही पड़ा था। तो यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है चाइना में। तो दोबारा से शी जिनपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हाँ, ये है कि इस बार इन्हें कोएलिशन दूसरे लोगों से मदद लेनी पड़ी है तब जाके बने। इनकी अकेली पार्टी अपनी नहीं जीत पाई है। ये 4 एलाइज हैं, मतलब 3 लोग इनका समर्थन दिए हैं तब जाके ये बने हैं। और इस वजह से प्रेसिडेंट बन गए हैं। जो इनकी कोर कमेटी है उसका नाम आप याद रख सकते हैं, पॉलिट्रो स्टैंडिंग कमेटी। पॉलिट्रो स्टैंडिंग कमेटी, आप प्लीज़ इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी का नाम है। जैसे अपने यहाँ कोर कमिटीज होती है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसी इनकी एक कम्युनिटी है कमेटी। तो बस आपको इसका नाम याद रख सकते हैं। दोबारा चाइना के प्रेसिडेंट कौन है बस उनका नाम याद रख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। द CCI इज 1300 करोड़ फाइन ऑन गूगल। अभी CCI क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 1300 करोड़ का फाइन लगा दिया गूगल के ऊपर। क्यों लगाया पहले मैं ये बताता हूँ। CCI का मतलब है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैच्यूटरी का मतलब होता है कि किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनी है। तो किस एक्ट के थ्रू बनी है? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एक्ट है 2002 का, इसके थ्रू ये बॉडी का गठन हुआ है। ठीक है, तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले तो यही सवाल आता है। इसका काम ये है, ये देखती है कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने देश में कंपटीशन बना के रखे। ऐसा नहीं है, गूगल अभी क्या कर रहा था मैं आपको बताऊंगा फाइन क्यों लगाया, कि ये अपने आप को मतलब मार्केट से कंपटीशन खत्म कर रहा था, अपने कॉम्पिटिटर को आने ही नहीं दे रहा था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि प्रॉपर मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की ही मोनोपोली हो जाए। तो अभी गूगल ने क्या करा, जैसे आप इन्होंने फाइन लगाया इसलिए आपने एक नया फोन खरीदा। अब नए फोन में अगर आप एंड्रॉयड ले रहे हैं तो एंड्रॉयड जो है वो कौन देखता है? एंड्रॉयड का मालिक है गूगल। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके फोन में आपको पता है कि प्ले स्टोर डाउनलोड होकर आता है, प्ले स्टोर डाउनलोड होकर आएगा। और बहुत सारे आपने देखा होगा गूगल की एप्स डाउनलोड होकर आती है प्री इंस्टॉल, जैसे गूगल बुक्स करके एक आता है, गूगल म्यूजिक करके आता है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब हमको तो भाई प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड नहीं करना, हमें कहीं और से डाउनलोड करना है, तो हम कैसे करेंगे? और आप ये जो फोनों में दे रहे हो, आप ये प्री इंस्टॉल्ड क्यों दे रहे हो? आप तो बस एंड्रॉइड के मालिक हो ना, तो प्री इंस्टॉल कैसे दे रहे हो? आप तो मार्केट में कंपटीशन खत्म कर रहे हो। तो एक चीज तो इसके लिए फाइन लगाया है। दूसरा इन्होंने ये बोला, जैसे हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, आप कुछ सर्च करिए गूगल में, तो कुछ भी सर्च कर लीजिए, सबसे पहले गूगल क्या करेगा, ऊपर ऐड करके लिंक आएंगे, 2 या 3 ऐड करके लिंक आएंगे। अब ये ऐड के लिंक कैसे डिसाइड हो रहे हैं भाई? आप अपने मन से किसी भी पार्टी को ऊपर दिखा रहे हो जो ज्यादा रेवेन्यू दे रही है, और जो कम रेवेन्यू दे रही है आप उसको नीचे क्यों दिखा रहे हो भाई? और ऐड क्यों दिखा रहे हो? अपने मन से आप किसी को भी ऊपर नीचे दिखा दोगे। अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि आदमी आएगा जिसको नहीं पता, हमको तो चलो जैसे पता है तो हम ऐड वाले पे लिंक पे क्लिक नहीं करते, लेकिन लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता वो सीधे ऐड वाले लिंक पे क्लिक करते हैं बहुत सारा। और जिस कंपनी का ऐड है उसको फायदा होता है। अब इससे पता है धोखा भी बहुत होता है। मतलब जैसे एक हमारे यहाँ मतलब पड़ोस में है, उन्होंने क्या करा था, उनका फोन पे कोई दिक्कत हो गई थी, मतलब पैसे कट गए थे, उनको आइडिया नहीं था कि पैसे रिटर्न हो जाते हैं। उन्होंने क्या करा, फोन पे के पैसे कट गए तो इसके कस्टमर केयर के लिए गूगल पे डाल दिया कि कस्टमर केयर नंबर बताइए फोन पे का। तो ऊपर क्या हुआ, फेक एड्स आ गए। वही फेक एड्स आ गए, और जो आदमी थे इन्होंने इन एड्स पे एक नंबर मिल गया, उस पर कॉल करे और इनके पैसे और उड़ गए फोन पे के। उनने पिन विन मांगा होगा, ये चले गए। तो इससे क्या है, इससे मार्केट में जो इसकी मोनोपोली है उसको खत्म करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर 1300 करोड़ का फाइन लगाया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। एक तो इसका चेयरपर्सन होता है, 6 अदर पर्सन होते हैं। और ये सातों मेंबर कौन अपॉइंट करता है? याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये किसी लॉ के थ्रू बना है, ना कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये एक लॉ के थ्रू बना है, इसलिए इसका पूरा अपॉइंटमेंट जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। टोटल 7 मेंबर होते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये जो मैंने आपको राम कहानी दिखाई है वो सब यहाँ लिखी हुई है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये न्यूज हो गई। होम मिनिस्ट्री कैंसिल FCRA लाइसेंस ऑफ 2 NGO हेडेड बाय सोनिया गांधी जी की बात हो रही है।
तो एफसीआरए क्या है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, बस यही इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एफसीआरए होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जो था वो इसलिए बनाया गया था, जो भी पैसा बाहर से आता है उसको रेगुलेट करने के लिए, कि बाहर से भाई जो आप पैसा ला रहे हो किसी एनजीओ के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया था। ये मेनली होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एक लॉ है इसलिए। दूसरा, ये एफसीआरए कहता है कि आप बाहर से, विदेशों से केवल साल में 10 लाख तक का ही पैसा ले सकते हो। केवल कोई भी एनजीओ केवल 10 लाख तक का ही पैसा ले सकती है। अगर उससे ज्यादा वो एनजीओ पैसा लेती है बाहर से, तो उसे एफसीआरए को प्रॉपर इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। इसमें लॉ में ये भी कहा गया है कि जितनी भी एनजीओ हैं उन सबका एक कॉमन बैंक अकाउंट होगा एसबीआई के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली शाखा के अंदर, न्यू दिल्ली में एक शाखा है उसके अंदर। तो ये कुछ इनका सोनिया गांधी जी का एनजीओ थे, तो जिसका नाम भी यहाँ लिख रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर फाइन लगा दिया क्योंकि इसमें बोला गया कि बहुत सारा जो पैसा है वो चाइना की तरफ से आया है और इतना पैसा आ गया, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। अब सही भी हो सकता है, मतलब क्या बोले हम, हो सकता है आपको पता है जब कोई सरकार पावर में आती है तो दूसरी सरकार के जो भी काले छिट्टे हैं उनको निकालती है, तो वही चीज़ हो रही है। तो जो भी अभी कांग्रेस की तरफ से हुआ है वो अब बीजेपी निकालेगी, बीजेपी से होगा, तो वही है। ये हमेशा पावर गेम होता है, याद रखिएगा, हमेशा पावर गेम होता है, पावर गेम। आप बलि ले लीजिए सीबीआई को, आप बलि ले लीजिए ईडी को, ये जो भी है सब पावर गेम के चलते होता है। हर कोई यूज करता है इनको। आगे चलते हैं, इस न्यूज के इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। 36 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, हैवीएस्ट रॉकेट सेंड सिग्नल। अब 36 सैटेलाइट, भाई आपको पता है हमारा इसरो कितना तरक्की कर रहा है, 36 सैटेलाइट उसने एक बार में भेज दी, सबसे हैवीएस्ट रॉकेट के थ्रू। कौन सा हैवीएस्ट रॉकेट था उसका नाम याद रख ले सकते हैं आप, जीएसएलवी मार्क 3। भाई फेमस ही रॉकेट है, यही लेके जाता है जीएसएलवी मार्क 3। इसका एक और नाम इन्होंने रख दिया है LVM-3। LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो इसी का नाम है। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ लेता है हैवीएस्ट सैटेलाइट, LMV-3 आता है ऑप्शन में तो उसको टिक कर दीजिएगा, और जीएसएलवी मार्क 3 आता है तो उसको टिक कर दीजिएगा। तो इसने सैटेलाइट भेजी है, 36 सैटेलाइट भेजी है। किसने भेजी है? ये NSIL, ये एक अभी नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है पिछले 2 साल पहले ही, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो स्पेस रिसर्च है इसी के अंदर आती है, कि एक टाइप की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, याद रखेंगे NSIL। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका नाम याद रख सकते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU है जिसने पूरा अरेंजमेंट करा है, जिसने बनाया है, ठीक है। इतनी सैटेलाइट भेजी है, सबसे हैवीएस्ट रॉकेट से भेजा है GSLV मार्क 3, इसका दूसरा नाम है LVM मार्क 3, ठीक है। और इससे ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही याद रखिए। मुल्ला परियर पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो ये मुल्ला परियर की बात हो रही है, बस अपने काम का है कि मुल्ला परियर है कहाँ, तो याद रखेंगे मुल्ला परियर डैम जो है वो केरल में, केरल और तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत लड़ाई होती रहती है। एक सवाल इसमें बनता है किस टाइगर रिजर्व के पास है। अब जैसे मुल्ला परियार, तो परियार टाइगर रिजर्व के पास है, आपको बस एक चीज ये याद रखनी है किस रिवर के, वो किस टाइगर रिजर्व के पास है। तो मुल्ला परियार टाइगर रिजर्व के पास है, कहाँ पर है? केरल में है। यहाँ पे एक इमरजेंसी एक्शन प्लान की बात हो रही है कि भाई अगर पानी का स्तर बढ़ जाए तो कैसे उसको इवैक्यूएट किया जाएगा, वो सब बात हो रही है, अपने काम की नहीं है, जब होगी जब का जब देखेंगे। अभी जो अपने काम का वो ये है, केरल तमिलनाडु में इनमें लड़ाई होती रहती है इसके पानी को लेके, मुल्ला परियर डैम पेरियर टाइगर रिजर्व के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन क्विज टाइप आया था, क्योंकि आपका जो यूपीएससी है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा मजा आता है पढ़ाने, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल पूछने में, स्पेशली जो अकबर वाले रीजन के हैं, तो उससे बहुत सवाल होते हैं। आप देखिएगा जितने 7 के 7 सवाल हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में इन्वॉल्व करा है। और आपके भी क्वेश्चन सीधे इससे भी उठ के आ सकते हैं, ऑलरेडी बहुत एग्जाम में आप नोटिस कीजिएगा, ऑलरेडी इससे सवाल हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल है, नेम द कमांडर इन चीफ ऑफ द मुगल आर्मी हु वाज अ पावरफुल मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ हुमायूं एंड अकबर। तो कमांडर इन चीफ की बात कर रहे हैं जो इसमें था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने नाम भी सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। इसका आंसर है बैरम खान। ये बहुत इनका चीफ कमांडर था जो हुमायूं और अकबर के दोनों के टाइम में था। और आपने मूवी देखी होगी जलालुद्दीन, ये जोधा अकबर, उसमें भी है बैरम खान, जिसको बाद में कह देते हैं कि नहीं आप जाइए मक्का शरीफ जाइए, आपने देखा होगा। तो ये सबसे मतलब जो कमांडर चीफ थे बहुत बढ़िया थे, बैरम खान। दूसरा, आइडेंटिफाई, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल पे मार्क कर लीजिए, ऑलरेडी पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है, फिर से देखिए। एक रिलीजियस टैक्स ने खत्म कर दिया था अकबर ने 1579 में, उस टैक्स का नाम क्या है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिजिया। जिजिया, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जिजिया क्या है, तो अकबर के टाइम में टैक्स का नाम था रिलीजियस टैक्स, कर जिसको बोलते हैं, कि अगर किसी हिंदू को जाना है अपने भगवान के किसी मंदिर पे जाना है तो उसको टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था जिजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका नाम याद रखेंगे।
तीसरा सवाल, डिल्यूनिस्ड बाय ऑर्थोडॉक्स इस्लाम एंड कीप टू इंस्पायर रिलीजियस यूनिटी, ये न्यूज नेम द स्पिरिचुअल प्रोग्राम फॉर्ज्ड बाय हिम। एक इन्होंने नया स्पिरिचुअल प्रोग्राम बोल सकते हैं या नया सिद्धांत बोल सकते हैं, नया धर्म बोल सकते हैं, जो अकबर ने शुरू करा था हिंदू मुस्लिम में यूनिटी पैदा करने के लिए, ताकि इनमें लड़ाई ना हो। तो उसका नाम था दीन इलाही। ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीन इलाही, ये तीनों आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। तो जो नया रिलीजन जो शुरू कराता है अकबर ने, उसका नाम था दीन इलाही, नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड से मान लीजिए एक सवाल पक्का है आपके किसी ना किसी एग्जाम में। दिस वर्ड ऑफ अरेबिक रीजन मीन्स रैंक, रैंक और पोजीशन, मतलब उस टाइम पे रैंक और पोजीशन जो मिलिट्री में मिलती थी उसका नाम क्या होता था, तो उसमें क्या नाम होता था, मनसबदार। हाँ, मनसबदार, जो मतलब अच्छी पोजीशन पे जो मिलिट्री रैंक पे रहते थे उनको क्या बोलते थे उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, यहाँ तो जैसे कमांडर इन चीफ, जनरल, ये सब बोल देते हैं, उनके टाइम पे बोलते थे मनसबदार। आपने एक मनसबदारी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, लैंड एक्विजिशन वाला जो है, ठीक है। तो ये चौथा का सवाल हो गया। दिस टाउन इज इन आगरा, आगरा से मैं हूं। उत्तर प्रदेश वाज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986, नेम दिस टाउन ऑफ मुगल एम्पायर। एक्चुअली आगरा की बात हो रही है, लेकिन ये आगरा के बगल में है, मतलब 50 किलोमीटर दूर है, वहां की बात कर रहे हैं। थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे लिखा गलत है। तो ये जिसकी बात कर रहे हैं हेरिटेज साइट, जो मुगल की कैपिटल भी थी अकबर के टाइम पे, 1571 से 1585 पे ये अकबर की कैपिटल थी। तो आप नाम याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये नाम है। ये अकबर की कैपिटल भी थी, जब अकबर रूल करते थे तो उसकी कैपिटल ये थी, फतेहपुर सीकरी, आगरा में। नेम अकबर ग्रांड विजय, किसने लिखा है अकबरनामा? देखिए ये तो हर बच्चे की जुबान पे इसका नाम है अबुल फजल, अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखा है। बस आपको सीधे नाम याद रखना है और कुछ नहीं, इतना सब बकवास। ये जितने सवाल हैं आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सीधे एग्जाम नोट के आएंगे। मैजुम उन जमानी वाज अकबर फोर्थ वाइफ बट इज मोर कॉमनली नोन एज, अरे भाई ये तो इनका मुस्लिम नेम लिख दिया। इन्हीं की बात हो रही है, जोधाबाई की बात हो रही है कि इनकी फोर्थ वाइफ कौन थी, जोधाबाई, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, पिक्चर ये ली गई है आशुतोष ग्वालियर के था, बैटल फॉट बिटवीन अकबर एंड सैफुद्दीन हुसैन। अच्छा, अकबर सैफुद्दीन हुसैन में जो बैटल हुई थी उसको हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आप याद रख सकते हैं, सेटल बैटल ऑफ पानीपत। ये किस किस के बीच में हुई है? अकबर और शरीफुद्दीन हुसैन, इन दोनों के बीच में। लास्ट में उसका होता है ना, इसका जीजा ही होता है जिसके बीच में फाइट करते हैं, ये वही वाली फाइट की बात हो रही है। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखते हैं, बैटल ऑफ पानीपत। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इससे 6-7 सवाल आपके सीधे बन गए हैं। मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकालता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ। न्यूज़पेपर ये समझ लीजिए, वीक में इतनी सारी न्यूज़ होती है, लेकिन मैं वही न्यूज़ कवर कर रहा हूँ जो आपके काम की है। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए, सारे सवाल को कहीं लिख लीजिए। जीईएसी गिव्स इट नोट फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम मस्टर्ड। जीएम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अभी तक इंडिया में जो ये सब जेनेटिकली अप्रूव जो करनी है क्रॉप्स, उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम याद रखेंगे, ये अप्रूवल देती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये बोलती है कि इंडिया में कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। अभी तक केवल जीएम कॉटन अलाउ होती थी, जीएम कॉटन आप याद रखेंगे, जीएम कॉटन अलाउ होती थी, लेकिन अब से जीएम मस्टर्ड भी अलाउ कर दिया गया है। एक बीच में आपने बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना होगा, ये भी जीएम ब्रिंजल ही था, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया है, ब्रिंजल अलाउड नहीं है, केवल अब जीएम कॉटन। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है कि उसके हम जो जीन्स हैं क्रॉप के, उसको हम चेंज कर देते हैं ताकि उस पर उससे हमारी, अगर इसके लिखने आ रहा है जीएम कॉटन के बारे में तो आप क्या लिखेंगे, इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज ये है कि इससे हमारी ईल्ड बढ़ जाती है, एक तो ईल्ड बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ जाती है, दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तीसरा ये हर्बिसाइड टॉलरेंट होते हैं कि इस पे जल्दी से कीड़े नहीं लगते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट होते हैं। और इसी को अगर आप मान के चलो एडवांटेज आपने लिख लिया, अब इस पे ही आपको डिसएडवांटेज लिखने। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके? डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेज होंगे कि इससे क्या होगा कि एक तो सबसे पहली बात कि ये जो बनाते हैं क्रॉप जो बनाते हैं ये कोई सर्टेन कंपनी बनाएंगी, सर्टेन कंपनी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो ऐसा तो है नहीं घर घर में बन जाएगी, तो कोई कंपनी बनाएगी, तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएशन होगी। दूसरा, ये जब हम एक बार हमने जीएम मस्टर्ड उगा दिया, अभी तक क्या करते हैं हम अपनी थोड़ी क्रॉप बचा के रख लेते हैं, या इसी क्रॉप में से हम थोड़े से दाने निकाल लेते हैं जो कि हम अगले साल के लिए बीज की तरह यूज करते हैं, सीड बन रखते हैं। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड में ऐसा नहीं होगा। ये जो हम क्रॉप ग्रोन करेंगे इससे हम सीड नहीं निकाल पाएंगे, तो हमको हर साल कॉस्ट लगेगी, हर साल कॉस्ट लगेगी फॉर सीड, सीड खरीदने के लिए हमको हर साल कॉस्ट देनी पड़ेगी।
तीसरा हम जो हमारी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जैसे जो जीव जंतु हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ हम खेल रहे हैं। अगर भाई हर्बिसाइड टॉलरेंट होंगे तो मधुमक्खी इन पाएंगी नहीं, अब मधुमक्खी आएंगी नहीं तो शहद पैदा होगा नहीं, पूरी आपकी जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये तीसरा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, या जेनेटिक मत लिखिए, केवल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एक खतरे का काम करेगा बीटी जीएम मस्टर्ड। तो ये कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 2 क्रॉप इंडिया में अलाउ हो गई हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछे कौन कौन सी, एक तो हमारी जीएम कॉटन और एक हमारा जीएम मस्टर्ड, बस ये 2 ही अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसरो टू बूस्ट नाविक। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले बताया ना, एक ऑलरेडी मेंस में जब मैं दे रहा था तो एक सवाल ऑलरेडी आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। एक मैंने दिया था एग्जाम 2019 में दिया था मेंस, और उसमें सवाल पूछा गया था साइंस सेक्शन में, हाँ, कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर रही है फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में। तो आप उसमें ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इस पे चाहें तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं। इसरो टू बूस्ट नाविक वाइडन बेस्ड लोकेशन सिस्टम। नाविक क्या है, ये इंडिया का जीपीएस सिस्टम है। आपको पहली चीज तो मैं ये बता दूं, ये इंडिया का जीपीएस सिस्टम है नाविक। इसका दूसरा नाम जो है वो याद रखेंगे आपको, दूसरा नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, IRNSS। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसका दूसरा नाम जो है वो ये है, ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ 2019 में, आगे आपको दिखाऊंगा भी इसके ऊपर, IRNSS के ऊपर, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें क्या है, टोटल 7 सैटेलाइट हैं, 7 सैटेलाइट मिलके पूरे अपने इंडिया को कवर करती हैं, ताकि हम पूरी तरीके से अपनी निगरानी कर सकें। इंडिया ऐसा 5वां देश बन गया है, 5th नेशन बना है जिसके पास अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है। अभी तक इंडिया के पास नहीं था, अब सबके पास था, लेकिन इंडिया ऐसा 5th नेशन हो गया। जैसे यूएस का तो है हमारा यूबीएस का जीपीएस है, और यूरोप का एक हमारा गैलीलियो करके है, गैलीलियो याद रख सकते हैं। रशिया का ग्लोनास करके है, ग्लोनास। और ऐसी एक चाइना का भी और जापान का भी है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, क्यूबुई करके है, क्या है मेरे को अभी नाम एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है, चाइना का भी और जापान का भी। ठीक है, तो हम सबका ये मिलके इंडिया का भी अब खुद का जीपीएस सिस्टम हो गया नाविक, जिसका नाम है। ठीक है, एक तो आपको ये सब मैंने बता दिया, थोड़ा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सवाल होते हैं। देखिए, ये है हमारी 7 सैटेलाइट, ऐसे लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ताकि इसमें 7 सैटेलाइट हैं, जिसमें 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, देख रहे हैं आप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। ये देखिए 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको किसी और स्लाइड में बता दूंगा। इसका मेन काम क्या है कि एक तो आपको पोजिशनिंग, मतलब पूरी जगह बताएगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। दूसरा, जैसे हमारी डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब डिफेंस वाले सीधे इनको इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और सीधे अपनी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। अभी हमें किसी दूसरे देश का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, हमारी जो डिफेंस सेक्टर है वो खुद में ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसलिए बनाया गया है। देखिए, ये यूपीएससी का सवाल था 2018 में। IRNS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, IRNS कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट इतना किलोमीटर नहीं, इससे कम किलोमीटर था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि इसका किसी ने इतना डीपली नहीं पढ़ा था कि कितने किलोमीटर वो जाता है या पूरा कवरेज। ये तो कहीं बात ही नहीं थी कि इंडिया के पास खुद का सैटेलाइट होगा ताकि वो फुल कवरेज कर सके बाय मिडिल ऑफ 2019 तब तो आया था, तो मिडिल ऑफ 2019 तक तो कवर ही नहीं कर सकता था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था, क्योंकि इसका किसी को क्लू ही नहीं था, इसका आंसर केवल 1 ओनली था। ऑलरेडी इस पे देखिए 2018 के सिविल सर्विस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया, फिर मेंस में क्वेश्चन आ गया, यही सवाल। देखिए, Why is IRNS needed? How does it help in navigation? तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपसे सवाल पूछ रही है, आपको सारे सिविल सर्विस के भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, क्योंकि भाई बनाने वाले तो वही लोग हैं ना, लिमिटेड लोग हैं बनाने वाले। अब उनको पता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो न्यूज़ में, तो उसी से हो सकता है वो आपके वाले पेपर में भी डाल दें। बनाती तो एक्चुअली यूपीएससी है ना पेपर। ठीक है, तो आपको अपना यूपीएससी सिविल सर्विस के भी 1 2 साल के पेपर देख के जाने कि क्या क्या न्यूज़ में था, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं सारी न्यूज़ कवर करने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं। मुझे लगता है हाँ,
पीएम टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट। अब ये C-295 जो एयरक्राफ्ट है हम इंडिया में बना रहे हैं, किसकी मदद से बना रहे हैं, बस आपको याद होना चाहिए, यूरोप की मदद से। यूरोप और इंडिया मिलके अब ये बनाएंगे। बस आपको इस एयरक्राफ्ट का नाम याद रखना है, किसकी सहायता से हम बना रहे हैं, बस वो याद रखना है, और इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। टाटा और यूरोप की कंपनी मिलकर बना रही है, यूरोप से हमने ज्वाइंट वेंचर कर रखा है। ठीक है, आगे चलते। यूपी प्रमोट टॉम्स ऑफ मुस्लिम डिवोटी ऑफ कृष्णा फॉर टूरिज्म। अब मथुरा में कुछ डिवोटी थे मुस्लिम जो हम क्या कहते हैं कृष्ण जी के भक्त हुए थे, उनके लिए अब क्या कर रही है सरकार, उन वहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का काम कर रही है, ताकि हम एक अच्छा सा वहाँ सेटअप कर सकें, मथुरा में एक टूरिज्म स्पॉट बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ठीक है, इसमें जो मैंने न्यूज़ कवर करी है, इसमें दो लोगों का नाम एक तो इन्वॉल्व हुआ है। एक का नाम है सैयद इब्राहिम खान, जिसको हम रक्सन बोलते हैं। ये एक सूफी पोइट थे। मेरे को नहीं लगता इनके बारे में पूछा जाएगा दूसरे जो हैं उनके बारे में, जिनका नाम है ताज बीबी। आप इनका नाम याद रखिएगा, ताज बीबी। इनका जो दूसरा नाम है वो एग्जाम में आएगा कि इनमें से किसको हम मुगल मीराबाई बोलते हैं। मुगल मीराबाई क्वेश्चन आएगा, मुगल मीराबाई किसको बोलते हैं, तो मुगल मीराबाई जो बोलते हैं वो ताज बीबी को बोलते हैं। बस आपको ये नाम याद रखना है, और इनको मुगल मीराबाई इनका दूसरा नाम है। भाई मैंने बड़ा ढूंढ के निकाला ये एग्जाम में, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर ये कहाँ से, किस हिस्ट्री की किस बुक से ये सवाल आए हैं, कहीं विकिपीडिया पे भी ऐसे सवाल नहीं है, पूछे कहाँ से जाते हैं। भाई न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तब मिलेगा। ठीक है, तो ताज बीबी इनका दूसरा नाम है, मुगल मीराबाई। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, वो हो सकता है पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर, एक ये कम्युनिटी है हत्तीस कम्युनिटी बोल सकते हैं, हती बोल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जैसे प्रोनाउंस करना। याद रखिए कहाँ की कम्युनिटी है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी है, और सरकार ने इसको एसटी में लाने का प्रावधान बना लिया है, शेड्यूल ट्राइब में लगाने मतलब लाने का प्रावधान कर लिया है। अभी तक केवल गूजर्स एक कम्युनिटी थी। गूजर्स एक यूपी में भी है, नोएडा के पास भी रहते हैं, और एक ही कम्युनिटी गूजर्स यहाँ पे भी हैं जो कि एसटी में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में केवल ये इकलौती कम्युनिटी थी जो एसटी में आती थी, इसलिए ये लोग अब मतलब नहीं अच्छा इनको लग रहा, क्योंकि हत्तीस कम्युनिटी भी आ रही है। अगर 2-3 कम्युनिटी ज़्यादा आएंगी तो क्या होगा, रिजर्वेशन जो है वो तो लिमिटेड है, रिजर्वेशन कम होने लग जाएगा। तो इसलिए ये जो दूसरी कास्ट हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, हत्तीस और गुज्जर्स ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, और ये शेड्यूल ट्राइब में आती हैं। आगे चलते हैं। तो सारी न्यूज़ आज की कवर हो चुकी है, आज की क्या पूरी वीक की कवर हो चुकी है। आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी न्यूज़ थी मैंने आपको सारी बताने की कोशिश की है। ज़्यादा लोग न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, अच्छी नहीं लग रही, क्या बात है। लेकिन जितने लोग भी दे रहे हैं, मेरे को तो उन्हीं से मतलब है, उनका फ़ायदा होना चाहिए। वो कम से कम 2-3 नंबर तो एक्स्ट्रा फैच करके ही आएंगे, और उसी 2-3 नंबर 4-5 नंबर का ही खेल है सारा। वही बाहर करते हैं, वही अंदर लेते हैं, क्योंकि एवरेज तक तो सबको ही बंदा पहुंच जाता है। जो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता है केवल उसी की नैया पार होती है। तो टेक केयर, पढ़ते रहिए, इसी तरह प्रॉपर वीकली न्यूज़ आती रहेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय गाइस।